Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to, get to know how money was originated, or this is going to be useful for all the students in BS programs of BS Political Science, BS Law, and also it's going to help students of FA, but second year students, part 2 students can also benefit from this video. So let's begin. Now, the origin of money has been explained, or it can be, I can say that it has been discussed differently by different economists. There was one who was called Spalding. Spalding एक economist था. उसने कहा कि the growth of money is spontaneous and man has not made any determined effort to discover it. So according to Spalding, आदमियों ने, इंसान ने कोई ख़ास एफ़र्ट करके पैसे को ईजाद नहीं किया. उसने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस तौर पर ख़ुद ब खुद ही ईजाद हुआ है और आदमियों ने, इंसानों ने कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं की थी. लेकिन इसी तरह दूसरे एक ओपिनियन है सीवर का. अकॉर्डिंग टू हिम, मनी डेवलप्ड out of necessity and has gone through a long process of evolution. इनका ये ओपिनियन था कि मनी ईजाद हुआ, बना, डेवलप हुआ क्योंकि उसकी ज़रूरत पेश आई और उसको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुज़र के वो आज की फॉर्म में हमारे सामने है. अब some economists say that it was actually discovered to overcome the problems of barter. Barter system था जब population बहुत कम थी, economic systems बहुत ही छोटे थे, तो goods against good trade कर ली जाती थी, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी. उसको barter system कहते थे. barter system with the passage of time उसमें बहुत सारी problems सामने आ गई थी. उसमें चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती थी, ट्रांसफ़र होने का प्रॉब्लम था, हर किसी का अपनी कमोडिटी को वैल्यू करने का अंदाज़ डिफरेंट था. इसके अलावा टैक्सेस वगैरह की अदायगी, उनको जमा करना बहुत प्रॉब्लम थी. इसलिए बार्टर सिस्टम जो था वो फेल हो गया विद ग्रोइंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि वो मनी बना ही इसलिए कि बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सके. लेकिन फिर भी बार्टर के दिनों में क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टू सम पीपल वर यूज्ड एज मनी, मतलब लेन देन के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी. इसमें है काउ हेड्स, गोट्स, ऑक्स हाइड्स यानी उनकी स्किन वगैरह, ड्राइड फिश, बैटल एक्सेस, knives, arrows, fur of animals, wheat, rice. इसके अलावा shells और stone भी, shells और salt, ये भी एक टाइम में जो हैं ये एज अ मनी ट्रेड करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होते थे. लेकिन इन तमाम चीज़ों में आप एक प्रॉब्लम देखें ना कि ये काउ हेड्स हैं, गोट्स हैं, हाइड्स हैं, एरोज, फर्स, ये फॉर एवर स्टोर करके नहीं रखी जा सकती थी. इनमें कुछ एबिलिटी या जो कुछ कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मिसिंग थे जो कि मनी में मौजूद हैं. मसलन ये तमाम चीज़ें जिनके मैंने नाम लिए, इनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, अगर थी भी तो उसकी एक ख़ास मुद्दत थी. उनको ट्रांसपोर्ट करने का मसला था, सो दे हैड द इशू ऑफ ट्रांसपोर्टेबिलिटी. ठीक है ना. अब काउ हेड्स और गोट्स और ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत कॉस्टली मैटर था. और जिस ज़माने में ये चीज़ें होती थी उस वक्त गाड़ियाँ और एरोप्लेन्स तो होते नहीं थे कि इनकी स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती. लिहाजा इनको ट्रांसपोर्ट करने का बहुत इशू था. एक इशू था डिविजिबिलिटी का. अगर आप फुल गोट किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जो जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं ही इज़ आस्किंग फॉर हाफ द गोट एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव हिम हाफ द गोट, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम. तो इन बहुत सी चीज़ें इसमें डिवाइड नहीं हो सकती थी. जैसे फ़र है, फ़र का जितना छोटा पीस होता है वो उतनी कम कॉस्ट का होता है और उसका कम वैल्यू होती है. जितना बड़ा पीस होता है फ़र का वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है.
दूसरा ये कि इन तमाम चीज़ों में होमोजेनिटी का प्रॉब्लम था, यानी नॉट एवरी गोट वॉज अलाइक, नॉट एवरी पीस ऑफ ड्राइड फिश वॉज अलाइक, बैटल एक्सेस सारी एक जैसी नहीं थी, नाइव्स, एरोज, फर्स, वीट, राइस, सॉल्ट, शेल्स, ये सब क्वालिटी में एक जैसे नहीं थे। होमो मीन्स सेम, तो इन सब में सिमिलैरिटी का आंसर नहीं था। फिर दे वर नॉट मेलेबल। मेलेबल का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेलेबल मीन्स दैट इफ़ यू कैन चेंज इट्स फॉर्म, आप उसको उसकी फॉर्म चेंज कर सकें, आप उसको किसी शक्ल में ढाल सकें, तो ये चीज़ें आप किसी जैसे हम मेटल को किसी शेप में ले ला सकते हैं, आप इन बाकी चीज़ों को किसी शेप में नहीं ला सकते थे। ये तमाम चीज़ें जो थी ये मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों की नहीं थी। तो जस्ट बिकॉज दीज थिंग्स हैड these issues, they did not, they lacked durability, they could not be transferred, they could not be divided, they were not homogeneous, they were not malleable। तो इसका क्या नतीजा निकला कि इससे लोगों को ये फील होने लगा कि हमें तो कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हों। सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो अब आप ज़रा कंपेयर करें ना, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में ये तमाम क्वालिटीज़ थी, ठीक है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज़ wait, I have put the wrong paper in. Yeah, here we are. So what happened that I've seriously messed up my sheets. Yeah, let me put them in order first. 2, 3, 4 and 5. Yes, really sorry for that. So what happened next was the second stage in the the evolution of money came the metallic money. बट मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ अनकॉइंड मेटल्स आपके सामने पहले आए, ठीक है। यानी उनको प्रॉपर शेप अप करके, प्रॉपर मिंट करके नहीं, मेटल्स के पीसेस की शक्ल में आप समझ लें कि वो इस तरह प्रेशियस मेटल्स जो थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनका इस्तेमाल होने लगा ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मसले हो गए। Now, what were the problems faced in in the second stage of evolution? It was that these metals could not be known by their weight and value as a piece of bullions. ठीक है, बुलियंस कहते हैं कि जब मेटल्स बल्क में अवेलेबल हों कॉइनिंग से पहले, या उनको या आप यूँ कह लें कि एक नज़र में देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि इसका कितना वेट है या इसकी कितनी वैल्यू है एक पीस को देखकर। इन मेटल्स का ये प्रॉब्लम था, मेटल पीसेस का या अनकॉइंड मेटल्स का। सेकंड इशू इनका क्या आ गया कि इसी दौर में आपके जब गोल्ड और सिल्वर की डिस्कवरी हो गई, तो उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी क्वांटिटी में उसको डिग करना शुरू कर दिया गया, जिससे उसकी एग्जॉशन के चांसेस हो गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई, और फिर वैल्यू बढ़ गई तो उसकी सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो गई, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, शॉर्टेज हो गई उसकी सप्लाई की। दूसरा ये कि मेटल इन एनी केस बुलियंस की फॉर्म में हो, कॉइंड हो, अनकॉइंड हो, उसमें फिर इश्यूज आ रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेटल की बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ख़ुद की वैल्यू, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसको स्टोरेज का मसला था, सेफ्टी इश्यूज उसमें बहुत थे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में सेफली उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा उसमें डिबेसमेंट का इशू आ रहा था। डिबेसमेंट कहते हैं व्हेन आप यूँ कह लो जैसे मिलावट करना, कि प्योर मेटल में मिलावट करके जैसे उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाता है ना, उसको डिबेस करना कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और इनकन्वीनियंस इकोनॉमी में पैदा होना शुरू हो गई। तो एक स्टेप आगे टाइम गया, तो फिर क्या हुआ कि अनकॉइंड मेटल्स से हम निकल कर आ गए स्टैंडर्डाइज्ड कॉइनेज की तरफ, यानी बाकायदा कॉइन्स का एक साइज़, एक वेट, एक डिज़ाइन जो था वो बनना शुरू हो गया इन प्योर मेटल्स का। सॉरी, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स जो भी थे उनके बाकायदा
कॉइन्स बनना शुरू हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इनका एक गारंटीड वेट होता था, और वो वेट कोई आम इंसान नहीं डिटर्मिन करते थे, हुकूमत में जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती थी वो डिटर्मिन करती थी। ठीक है, सरकारी लोग आप कह लो, हर दौर में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो इसका वेट डिटर्मिन करते थे, और अंडर देयर ओन सुपरविजन दे यूज टू गेट देम मिंटेड, दे यूज टू गेट देम मेड। अब दूसरा इशू ये था कि क्योंकि ये एक्चुअल प्योर मेटल्स थे, इनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं किसी भी मेटल की खुद की वैल्यू। जैसे आप 2 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम गोल्ड की आज आज की मार्केट के मुताबिक जो भी कीमत चल रही है, पाकिस्तानी रुपए में, पाउंड्स में, डॉलर्स में, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, अब हर मेटल की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, और उसको फिर जाहिर है जब किसी चीज़ की अपनी ख़ुद की वैल्यू होती है तो उसको यूनिवर्सली रिकग्नाइज भी किया जाता है, लोग पहचानते भी हैं उसको, उसको मानते भी हैं, उसको इन ट्रांजैक्शंस में एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड कॉइनेज या कॉइन्स निकले, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती थी, जिनका वेट गारंटीड होता था, उनकी ख़ुद की वर्थ भी कुछ होती थी, सिर्फ फेस वैल्यू नहीं होती थी, उन कॉइन्स की ख़ुद की भी वर्थ थी, और उनको हर कोई रिकग्नाइज़ करता था, वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी उन मेटल्स की मार्केट में। तो ये सारे फ़ायदे तो थे उनके, एक स्टेप आगे तो दुनिया बढ़ गई, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। जहाँ इंसान है वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ठीक है, अब इंसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉइन्स वर क्लिप्ड। क्लिप्ड कहते हैं कि आप किसी कॉइन को आप साइड से थोड़ा सा तोड़ लें। अब सोने और चांदी के सिक्के थे, लोग रिकग्नाइज़ करते थे कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से मेरे पास एक कॉइन आता है, ठीक है, वो सोने का है, मैंने अगले बंदे को पेमेंट के लिए देना है, मैं उसको थोड़ा सा साइड से तोड़ के अगले बंदे को देती हूँ, इसको क्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, एब्रेडेड कॉइन्स को एब्रेड होते थे, मतलब फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ लग लग के उनकी शेप ख़राब होती थी, उनकी वैल्यू में कमी आती थी। और फिर तीसरी चीज़ क्या होने लगी कि उनको मेल्ट डाउन कर लिया जाता था। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक आपकी इकोनॉमी में एक पैसा सर्कुलेट हो रहा है, आप उसको डायरेक्ट मेल्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। लेकिन सोना, चांदी, कॉपर, इन चीज़ों की ख़ुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, लिहाजा लोग इनको डायरेक्ट मेल्ट कर लेते थे और अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, मार्केट में फिर इनको इस्तेमाल करते थे। चौथा इशू क्या आया कि उनकी डिबेसमेंट शुरू हो गई, कि फिर प्योर मेटल की जगह उसमें मिलावट और मिक्सिंग वगैरह बेस मेटल्स की शुरू कर दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू एज़ कंपेयर टू देयर फेस वैल्यू गिर गई। फॉर इंस्टेंस, एक कॉइन आपका एक लेट्स से 1 ग्राम का है, या 5 ग्राम्स का आप कह लो, 1 ग्राम बहुत ही कम हो जाएगा, 5 ग्राम्स का एक कॉइन है। अगर उसको किसी ने क्लिप कर दिया तो उस पर लिखा तो होगा 5 ग्राम्स, लेकिन असल में उसकी वैल्यू 5 से बहुत कम रह गई होगी, वो शायद 4.5 रह जाए या 4 ग्राम्स रह जाए। तो ये डिफरेंस आ गया उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू में, और जो वैल्यू उस पर लिखी होती थी फेस वैल्यू में। ये एक प्रॉब्लम आ गया। सेकंड क्या था, वही चीज़ कि ऐसे प्रेशियस मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करना वो बहुत बड़ा मसला था, चोरियां हो जाती थी, थेफ्ट के इश्यूज आ गए थे, और स्टोरेज करना, उनको सेफली कहीं पर संभाल के रखना कि डकैती ना हो, चोरी ना हो, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। बिसाइड्स कैरी करना भी कॉइन्स को, प्योर कॉइन्स को बहुत हैवी होते हैं, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, वेयर पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब कॉइन्स की बाद जो था वो पेपर मनी का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन पेपर मनी जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं वो इसी तरह नहीं शुरू हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री ट्रेस की जाती है एज ए रिसिप्ट्स ऑफ गोल्ड स्मिथ्स हर दौर में बहुत मज़बूत फाइनेंशियल पोजीशन वाले लोग होते थे, और उनको सब ट्रस्ट करते थे।
तो लोग करते क्या थे कि लोग अपनी एक्सपेंसिव आइटम्स इनके पास रखवाते थे और गोल्डस्मिथ्स इनको रसीद या रिसीट्स, अब जब ये लिखा है रिसीट्स, इसमें पी साइलेंट होता है, रिसीट्स गोल्डस्मिथ्स इनको प्रोवाइड कर देते थे कि भाई फ़लाने शख्स की इतनी वर्थ या इतनी वैल्यू की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। और लोग वो रसीदें फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस यूज़ करते थे, यानी किसी ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो रसीद लोगों को दे देते थे कि भाई आप ये रसीद रख लें, मेरा ये सामान फ़लाने गोल्डस्मिथ के पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये रसीदें जो थीं, ये रिसीट्स जो थीं गोल्डस्मिथ्स की, ये सर्कुलेट होना शुरू हो गई। ठीक है, ये एक कन्वीनियंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बन गया, पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट बन गया, पेमेंट का तरीका बन गया। और लोग जब चाहते फिर जाकर उनसे ये चीज़ें वसूल भी कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू की रिसीट्स होती थी, उनकी डिफरेंट डिनोमिनेशंस होती थी और इससे मार्केट में, इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा शुरू हो गई। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल बैंक्स जो थे उनका वजूद आ गया और सेंट्रल बैंक्स ने नोट इशू करने शुरू कर दिए, प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, ताकि वो एक ही वैल्यू के होते, उनकी लुक्स एक जैसी होती। अब जैसे पाकिस्तान में 10 रुपए का नोट है या 50 रुपए का या 100 रुपए का, ये हर सिटी में एक जैसा है। ठीक है, हर सिटी में इसकी वैल्यू सेम ही है। अब हुआ क्या कि इनिशियली पेपर मनी वॉज फुली बैक्ड बाय गोल्ड, यानी शुरू शुरू में वो जितना मनी प्रिंट करते थे उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड बैकअप में सेंट्रल बैंक में रख लेते थे। ठीक है, इसको कहते हैं फुली बैक्ड करेंसी। तो फुली बैक्ड करेंसी का थोड़ा सा दौर चला, लेकिन 2 वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान करेंसी को 100% गोल्ड से बैकअप करना बहुत मुश्किल हो गया। Then what happened? Fiat currency began to be issued, यानी वो 100% backed by gold नहीं होती थी गवर्नमेंट, क्योंकि शुरू में ये जो नोट्स थे ना, आप इनको देकर एक्चुअली में गोल्ड रिसीव कर सकते थे, लेकिन दैट डिडंट हैपन फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि ये तो मुश्किल हो रहा था, कन्वर्टेबल मनी का दौर बहुत कम था। तो ये फ़िएट करेंसी शुरू हो गई। फ़िएट करेंसी का मतलब होता है जो चीज़ आपकी सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दे कि ये मनी है। जैसे एक पीस ऑफ पेपर जिस पे 5,000 या 1,000 या 100-200 लिखा होता है, वो हमें हुकूमत कहती है, सेंट्रल बैंक कहती है कि ये इसकी इतनी वैल्यू है तो हम मान लेते हैं। अगर वो उस नोट को ख़त्म कर दें तो अगले दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी चीज़ जिसको हुकूमत अनाउंस कर दे, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक कह दे कि ये करेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड फ़िएट करेंसी। और आज के दौर में तो हम ये कह सकते हैं कि सारी करेंसी जो है दैट इज़ फ़िएट करेंसी, उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरह पेपर मनी बनना शुरू हुआ और फिर थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ फ़िएट करेंसी। तो जितनी मनी भी अब आजकल दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, वो पाकिस्तानी रुपी हो, इंडियन रुपी हो, पाउंड हो, कैनेडियन डॉलर हो, अमेरिकन डॉलर हो, वो क्या है, वो तमाम नोट्स और कॉइन्स फ़िएट करेंसी कहलाएंगे। अब फ़िएट करेंसी को भी इस्तेमाल करने के तरीके कुछ चेंज हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स और क्रेडिट मनी। अब जो हमारे बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है, वो करंट अकाउंट क्या होता है, उसमें एनी टाइम हम पैसे डाल सकते हैं, एनी टाइम हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी एनी टाइम वी वांट। ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए या आपकी सैलरी अकाउंट्स जो होते हैं वो करंट अकाउंट्स होते हैं। अब करंट अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हों, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डिपॉजिट मनी और क्रेडिट मनी। और उस मनी का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप चेक्स लिख के देते हैं बैंक को। ठीक है, आप चेक लिखते हैं, बैंक आपको आपके अकाउंट में से पैसे दे देता है। चेक के थ्रू नहीं तो आप वही पैसे डेबिट कार्ड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर अब आपको ये पता होना चाहिए, डेबिट और
क्रेडिट कार्ड्स का क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड्स जैसे आप जो एटीएम मशीन्स पर, एटीएम मशीन्स कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, उन पे जाकर जो आप कार्ड स्वैप करते हैं या कार्ड आप इंसर्ट करते हैं और आप उसमें अमाउंट एंटर कर देते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे होते हैं उतने पैसे आप एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड्स इसी तरह आजकल शॉपिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं कि आप ने शॉपिंग की, आपने आपके अकाउंट में पैसे थे, आपने कार्ड स्वैप किया वहाँ पर, ठीक है, और आपके अकाउंट से वो अमाउंट जितनी शॉपिंग आपने की होती है वो डेबिट हो जाती है, कट जाती है। क्रेडिट कार्ड्स ये होते हैं कि क्रेडिट इज़ लाइक अ स्मॉल लोन। अगर आपके अकाउंट में पैसे ना भी हों और आप क्रेडिट कार्ड की, लेट्स से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है या 25,000 है और आप 25,000 की शॉपिंग कर लेते हैं अपनी लिमिट के मुताबिक, तो आफ्टर 1 मंथ आपने उनको ये पैसे पे करने होते हैं, ठीक है, जिस पे बैंक अपने चार्जेस लगाती है। विद इन टाइम आप पे करें तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, उस ड्यू डेट के बाद करें तो आप पे वो लोग इंटरेस्ट भी लगा देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। कहने का मतलब ये था कि अब हम जो फ़िएट करेंसी यूज़ कर रहे हैं, फ़िएट करेंसी हमारे डिमांड डिपॉज़िट्स की फॉर्म में पड़ी होती है, और उसको हम फिर या चेक्स के थ्रू यूज़ करते हैं और या हम क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू और डेबिट कार्ड्स के थ्रू। तो ये पूरी स्टोरी आ गई आपकी ओरिजिन ऑफ मनी की, कि कहाँ से किस्सा शुरू हुआ था, कहाँ पर आके रुका और अब आगे हम किस फॉर्म में मनी को यूज़ करेंगे। यू नो थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर बिकमिंग मोर फास्ट, द यूज़ ऑफ इंटरनेट, ये स्कैनिंग और इस नए नए तरीके आ गए हैं जिससे अब हमारे अकाउंट से पैसे या डिमांड डिपॉजिट से पैसे जो हैं करंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी इज़ स्टिल गोइंग ऑन, बट सो फार हम करेंसी की तक ही हैं, उसको इस्तेमाल करने के आगे तरीके जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। मतलब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम ज़्यादा कैश कैरी नहीं करते, हम इन तरीक़ों से और इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। So this was all about the origin of money and the evolution of money to the present stage. Next we have definition of money. Now what is मनी। अब मुझे भी पता है, सबको पता है मनी क्या चीज़ है, लेकिन सिंस आपके कोर्स में आइडेंटिफाई हुआ है कि इसको डिफ़ाइन करना बताना चाहिए, तो फिर हमें वही पुराने इकोनॉमिस्ट्स की तरफ मूव करना पड़ता है जिन्होंने कुछ डिफरेंट अल्फाज में मनी को डिफ़ाइन किया है। सो आई विल क्विकली गो थ्रू दीज 3 definitions that I got hold of. That money is, according to Morgan, that money is anything that is widely used in the payment of debts. हर वो चीज़ जो कर्ज़ की अदायगी में इस्तेमाल हो सकती है वो मनी है, ये मॉर्गन ने कहा। Money is the modern medium of exchange and standard unit in which prices and debts are expressed. अब सैमुअलसन के अकॉर्डिंगली मनी एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम कीमत को या अपने लोन्स की एक वैल्यू के तरीके से उसको शो कर सकते हैं। यानी एक महंगी चीज़ है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कीमत आप किस में शो करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। कर्ज़ है तो वो आपने, उसकी वैल्यू है, वैल्यू को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। कम कर्ज़ है तो कम पैसे, ज़्यादा कर्ज़ है तो ज़्यादा पैसे। तो ये सैमुअलसन ने इसको इस एंगल से एक्सप्लेन किया। फिर देर इज़ अनदर रॉबर्टसन, उसने क्या कहा है कि एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन मनी इन पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज और अदर काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। यानी आपने ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए या और आपकी कोई ऑब्लिगेशंस थी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपने जो भी चीज़ यूज़ कर ली और वो वाइडली एक्सेप्ट हो, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का उसमें आंसर हो, तो वो क्या कहलाएगा? मनी। ठीक है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन तमाम डेफिनेशन से जिसे आप कह लें कि द बॉटम लाइन इज़ दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। कि मनी वो चीज़ है जो एक्सचेंज का ज़रिया बनती है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में। ठीक हो गया जी। अब आते हैं काइंड्स ऑफ मनी की तरफ। ये हमें भी पता है कि मनी करेंसी होती है और करेंसी होगी या आपके कॉइन्स होंगे। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है
कि काइंड्स ऑफ मनी दो तरह के हैं, करेंसी एंड पेपर मनी। ठीक है, अब करेंसी जो है वो हाई पावर्ड मनी कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, करेंसी जो है वो हाई पावर्ड मनी है। सॉरी, आई रोट दिस बाय मिस्टेक। अब करेंसी में आपकी दो चीज़ें शामिल हैं, एक है मेटालिक मनी जिसको कॉइन्स कहते हैं, और दूसरा है पेपर मनी। अब कॉइन्स जो हैं ये वैसे ज़रूरी नहीं था लिखना, लेकिन बुक्स में चूँकि ये वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं, सो आई थॉट दैट आई शुड राइट देम सो दैट यू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। कि कॉइन्स दो तरह के होते हैं, टोकन कॉइन्स और फुल बॉडीड कॉइन्स। टोकन कॉइन्स आर द ones whose face value and intrinsic value is different। जैसे आजकल जितने इकोनॉमी में कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं वो सब टोकन कॉइन्स हैं। उस पर ऊपर लिखा 10 रुपये होगा, लेकिन एक्चुअली उस मेटल की कॉस्ट 10 रुपये नहीं होगी। ठीक है। फुल बॉडीड कॉइन्स बादशाहों के ज़माने में यूज़ होते थे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जिसमें जितनी वर्थ किसी सिक्के पर लिखी होती थी उस सिक्के की इंट्रिंसिक वर्थ भी उतनी ही होती थी। सोने चांदी के सिक्के उसी मालियत के होते थे जो जितना उस पर उसकी अपना वेट या उसकी अपनी जितनी वैल्यू होती थी। तो फुल बॉडीड कॉइन्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा सिर्फ यहाँ पर आपको ये वर्ड समझाना चाह रही थी कि करेंसी दो तरह की होती है, मेटालिक मनी जिसको हम कॉइन्स कहते हैं, और ये अब जितनी भी मेटालिक कॉइन्स हैं दैट इज़ टोकन कॉइन्स, दे आर नॉट फुल बॉडीड कॉइन्स। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि करेंसी में फिर क्या होता है, पेपर मनी। पेपर मनी की हिस्ट्री तो अभी हमने पढ़ ली, ये भी हमने समझ लिया कि पेपर मनी हर बैंक इशू नहीं करता। पेपर मनी को सिर्फ इशू करने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर बैंक के सेंट्रल बैंक की होती है। इस तरह कॉइन्स भी सेंट्रल बैंक ही मिंट करता है, मनी को प्रिंट किया जाता है, कॉइन्स की मिंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो नोट्स जो हैं वो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है। और जितनी आप भी आपकी पेपर करेंसी है, इट इज़ कॉल्ड फिएट मनी एंड इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर। यानी आपकी जितने भी करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज उसको गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, सेंट्रल बैंक ने कह दिया है कि ये पैसा है, तो हम उसको फॉर एज अ मीन ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एज अ मीन ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ। आई होप आई एम नॉट गेटिंग वेरी बोरिंग। आपके हैं फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक है स्टैटिक फंक्शंस और दूसरा है डायनामिक फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन जो है आपका वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। A medium of this is the first and the primary function of money. As I said, money was originally money was invented as a medium of exchange, and as I said, in barter economy people had to face so many difficulties. So with the use of money, all these difficulties and inconveniences were removed, and now we have no need for to come up with those problems। हमें उन problems का अब सामना ही नहीं करना पड़ता जो barter economy में करना पड़ता था। और हो क्या रहा है कि मनी रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल परचेजिंग पावर को, एंड विद दैट जनरल परचेजिंग पावर वी कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, अब एक शख्स है जिसने कपड़ा बेचा है, वो कपड़ा बेचकर पैसे हासिल करता है, उसी पैसे से वो चीज़ ख़रीद लेता है तो उसको चाहिए। तो जो बार्टर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स थे वो मनी की वजह से चेंज हो गए। सो मनी इज़ एक्टिंग एज अ फास्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट है आपका मनी एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। Now money, it serves as a standard measure of value. मॉनेटरी यूनिट जैसे पाकिस्तान का है रुपी है, उसका यूरोप में आपका यूरो यूज़ हो रहा है, यूएस में यूएस डॉलर है, इंडियन रुपी है। ये हर कंट्रीज़ में अपनी वहाँ की चीज़, हर कंट्री की अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट है। वो उसी यूनिट में तमाम चीज़ों की वैल्यू को शो करते हैं।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस मॉनेटरी यूनिट इज़ यूज्ड एज अ यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग द रिस्पेक्टिव या रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट गुड्स। अब बार्टर में चीज़ों की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए करेंसी की तरह की कोई चीज़ नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते थे फॉर श्योर कि एक पीस ऑफ फर इज़ इक्वलेंट टू दिस मच packs of salt or this much packs of shells or number of shells। उसको आप किसी स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से वैल्यू को शो नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मनी इकोनॉमी में और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मनी के फॉर्म में शो की जाती हैं। आप जो भी चीज़ लेने जाते हैं उन सब की वैल्यू पैसे की फॉर्म में शो की जा रही है। किसी चीज़ पे 5 रुपए लिखा है, 10 रुपए लिखा है, हमें देखकर पता चल जाता है। किसी चीज़ की कीमत कम है तो इसकी वैल्यू कम है, किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। जबकि बार्टर में आप एक स्टैंडर्डाइज तरीके से किसी चीज़ की वैल्यू को शो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि अब हमने किसी की वेल्थ का अंदाज़ा लगाना हो, किसी बंदे की या किसी कंट्री की, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी ही शो किया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दैट मनी नाउ एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, के वैल्यू को शो करने का तरीका बन गया है, ज़रिया बन गया है। सेकेंड है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ deferred payments. Now money is used to make payments at some future time. Borrowing and lending takes place in terms of money, which makes it possible to compare the values of commodities at different times. यानी आजकल तो दुनिया में सारे बिजनेसेस जो हैं वो फ्यूचर पेमेंट्स की बेस पे होते हैं। काम आप आज करते हैं, पेमेंट आपको फ्यूचर में होती है। ठीक, अगर मनी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये फंक्शन वो बहुत अप्रोप्रिएटली परफॉर्म कर रहा है कि फ्यूचर पेमेंट्स उससे आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। बोरोइंग और लेंडिंग बार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो इसकी वजह से ख़त्म हो गया है। नंबर 4 है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर इकोनॉमी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि किस फॉर्म में वेल्थ को स्टोर किया जाए। Most of the people wanted to put away a part of their current incomes for future use, but in the absence of money they could not do so। अब फिज़िकल वो रखना चाहते थे फ्यूचर के लिए, लेकिन फ़िज़िकल गुड्स को वो किस तरह संभाल के रखते? अगर रख भी लेते तो उस पर बड़ा उनका ख़र्चा होता था, बड़ा इनकन्वीनियंट था। चीज़ों को बजाते ख़ुद स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल था। अब मनी ने हमारा ये मसला हल कर दिया है। मनी के लिए कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स एंड इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी स्टोर्ड। यानी अगर आपके पास कैश है तो वो एक लिक्विड एसेट कहलाता है। आप उसको जेब में रखें, मार्केट में जाकर उससे चीज़ें ख़रीद लें। मनी को बज़ाते ख़ुद आपको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपके जो हैं ये अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स या टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको चेक के थ्रू आप अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वो भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, लेकिन वो नियर मनी कहलाते हैं। मोस्ट लिक्विड ऑफ एसेट्स जो है वो सिर्फ आपका कैश फॉर्म में पैसे हैं। आपको मज़ीद उसको किसी चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, अब वो आप डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप उसके बैंक के साथ कुछ आपकी डील होगी, कोई कमिटमेंट होगी, उससे होकर चेक के थ्रू ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को के थ्रू ही गुज़र कर आपको उसको अपने पैसे को यूज़ कर सकेंगे। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स, और उसको स्टोर भी डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और फिर अगर पैसा अपनी वैल्यू नहीं गिरा रहा तो आप उससे काफ़ी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। हाँ, ये और बात है, पैसे को आपने इन फॉर्म ऑफ मनी ही सेव किया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद गिर गई है, तो फिर उसकी जो है उससे अब आप कम चीज़ें बाय कर सकेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये एक प्रॉब्लम है पैसे की ही फॉर्म में स्टोर करने की। लेकिन स्टिल हाइड्स एंड एक्सेस एंड फर और सॉल्ट और इसके मुकाबले में मनी को की अपनी बज़ाते ख़ुद स्टोर ऑफ वैल्यू मौजूद है।
ओके, नेक्स्ट है और दूसरा ये कि पैसे की फॉर्म में आप अगर पैसे को स्टोर भी करें तो आपको उस पे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, घर पे अगर कर रहे हैं तो सही है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू इज़ पॉसिबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मनी. A person may, he can sell his property in one place, get the money, and use that same money to buy some other property at some other place. In this way, in a way उसकी geographical mobility में इजाफा कर दिया है पैसे ने, कि आप एक जगह से सारी चीज़ें बेचें, पैसे जेब में रखें, किसी और जगह जाकर जिस चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. तो मनी ट्रांसफ़र, मनी एक ज़रिया बन गया है वैल्यू की ट्रांसफरिंग का. लास्ट पॉइंट है इसमें आपका मीडियम ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स. अब गवर्नमेंट्स ने देखें टैक्सेस लेने होते हैं, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट करनी होती हैं, सैलरीज़ भी देनी होती हैं, पेंशन्स भी देनी होती हैं. बहुत सारी गवर्नमेंट्स या कंट्रीज़ में एक दूसरे से लोन लिया होता है, उनको ये तमाम पेमेंट्स रिसीव भी होती हैं और उन्होंने पेमेंट्स करनी भी होती हैं. अब ये तमाम पॉसिबल हैं द यूज़ ऑफ मनी. अगर आप बस इतना इमेजिन कर लें कि ये तमाम चीज़ें चीज़ों की फॉर्म में करनी होती तो ये कैसे पॉसिबल था. ठीक हो गया. ये हो गए आपके तमाम स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी. नेक्स्ट हैं आपके डायनामिक फंक्शंस. अच्छा, अब डायनामिक फंक्शंस की तरफ आते हैं कि जी मनी हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. इट इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट्सेट्रा. ये तो तमाम वो ऑब्वियस चीज़ें थी ना जो मनी हमारे लिए कर रहा है, लेकिन लाइक हिडन हैंड मनी बहुत सारे हमारे लिए जॉब्स कर रहा है. ठीक है, वो इकोनॉमी उससे इन्फ्लुएंस होती है पैसे के कम होने से और पैसे के ज़्यादा होने से. वो क्या क्या चीज़ें हैं कि मनी की वजह से क्या हुआ है, मनी फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड. मनी की वजह से आप स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पॉसिबल हो गई है. जो जिस चीज़ में जितना स्पेशलाइज करता है उसकी पेमेंट आप उसको कर सकते हैं ईज़िली. ठीक है, ज़्यादा पे कर दें. वो कम स्पेशलाइज्ड है, कम लेवल की जॉब कर रहा है अपने फील्ड में, आप उसको कम पेमेंट करें. लेकिन मनी की वजह से स्पेशलाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट हो जाती है. मनी की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो तमाम प्रॉब्लम्स जो बार्टर इकोनॉमी में कोई फेस कर रहा था वो मनी इकोनॉमी में नहीं है. लिहाजा ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन होती है एंड विद लेस फस. और अगर कंट्री के अंदर ये है तो कंट्री के बाहर भी ऐसा ही होगा. ट्रेड बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इज़ फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ मनी. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. आपने जितनी मालियत का सामान मंगवाना है या यू मेक द पेमेंट इन डॉलर्स, और जितने मालियत का आपने एक्सपोर्ट किया है उतना भी आप डॉलर्स में अर्न कर लेंगे. इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. तो ये और ज़ाहिर है ट्रेड, प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन, इससे इकोनॉमी में पैसा जनरेट होता है. ठीक है, और पैसे की जनरेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुल्क तरक्की करता है. तो ये एक एक हिडन हैंड की तरह मनी ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है. सेकंड लिखा हुआ है यूज़ ऑफ मनी डायरेक्टली अफेक्ट्स इनकम एंड कंजम्पशन. Money has a direct bearing on levels of income and consumption in any country. All production takes place for the market and for factor payments. हम सारी प्रोडक्शन जो हो रही है उसके अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट होती है. लेबर को वेजेस मिलती हैं, लैंड को रेंट रिसीव होता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके प्रॉफिट्स मिलते हैं, और ये सारे उसको मनी की फॉर्म में मिलते हैं. लिहाजा जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा रिम्यूनरेशंस होंगी, उतनी ज़्यादा इनकम होगी. जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन होगी. जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा पैसे की सर्कुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो तरक्की करेगी. तो तीसरा पॉइंट है आपका कि मनी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन्स. हम अपने पैसे जो हैं वो बैंक्स में रख देते हैं, सेविंग अकाउंट्स में या करंट अकाउंट्स में. तमाम के तमाम हम एक गो में यूज़ नहीं करते. व्हाट डू बैंक्स डू? Banks use that money to give it to people who demand it
फॉर बिजनेस पर्पसेस या इंडस्ट्री सेटल करनी है, उनको लोन्स चाहिए, तो वही पैसा उनको लोन्स की सूरत में मिल जाता है। वही पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन होती है। तो इसका ज़रिया क्या बना इस सारे साइकिल का? मनी। ठीक है, मनी लोन्स देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ है, मनी इज़ अ टूल फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट। you know if money is effectively used, it helps in increasing output and employment. Money is also an important factor in determining the distribution of income and wealth among the members of the society. you know आपकी मॉनेटरी मैनेजमेंट किसी भी इकोनॉमी में हो रही होती है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू। अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स अलाउ कर देते हैं, उससे लोग फैसिलिटेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा लोन्स लेने लगते हैं। लोन्स लेकर इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इकोनॉमी का अपस्विंग शुरू हो जाता है, इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आपकी सेंट्रल बैंक्स देखते हैं कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ रही हैं, तो वो क्या करते हैं? इसी मनी के ज़रिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं बैंक्स। जब लोन्स लेना एक्सपेंसिव पड़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है, प्राइस लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मनी को मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैसे में, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है, यानी इकोनॉमी को की मैनेजमेंट जो है सिर्फ इसीलिए हो पा रही है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू कि मनी एग्जिस्ट करता है। चीज़ें होती, बार्टर इकोनॉमी होती, तो ये सब पॉसिबल ना होता। आखिरी पॉइंट है आपका कि मनी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। Government, in order to achieve growth, reduce unemployment, and maintain regular expansion of economic activity, money is the most powerful factor. ये कुछ इसी पॉइंट से मिलता जुलता है कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को हुकूमत इम्प्लीमेंट इसीलिए कर पाती है क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है, पैसे की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में। अगर चीज़ों की फॉर्म में होता तो हुकूमत के लिए पॉलिसी मेकिंग करना और उसको अप्लाई करना पॉसिबल ना होता। And with this we come to the end of this topic. I hope I was not very repetitive in this lesson. Sorry if I was. Thank you for listening.